नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है आपके चैनल स्वर में। अपनी पिछली वीडियो में अंडरस्टैंड योरसेल्फ करके जो बनाई थी, उसमें हमने जाना था कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। उसके ही थोड़ा आगे चलते हैं और आज अपने को कुछ और समझते हैं। कॉन्फिडेंस जैसे कि बताया था कि अच्छी बात है, होता ही है, पर हम यदि वो ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले ले या फिर वो उससे और ऊपर चला जाए, यानी कि नार्सिज्म की तरफ अग्रसर हो जाए, तो उस व्यक्ति को तो उससे दिक्कतें होती ही हैं, परंतु साथ में वह अपने जो इर्द गिर्द रहने वाला समाज है, अपना परिवार है, उसके लिए भी काफ़ी मुसीबतें उत्पन्न कर देता है, क्योंकि उसका वह व्यवहार जितना उसको हानि पहुंचा रहा है, उतना ही उससे ज़्यादा उसके साथ में रहने वाले लोगों को वह हानि पहुंचाता है। आज इसी विषय पे कुछ बात करते हैं। तो आज का विषय है नार्सिज्म, यानी कि आत्ममुग्धता। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल स्वर को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और अपना प्यार हमारे पर बांटते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको पसंद आती है तो उसे शेयर कीजिए। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, पर समय निकाल कर देख लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि नार्सिज्म, जिसे आत्ममुग्धता भी कहते हैं। एक समस्या का नाम है नार्सिज्म। आत्म प्रशंसा को, नार्सिज्म को आत्महत्या माना गया है। देखिए, यहाँ शब्द यूज़ किया गया है आत्महत्या, क्योंकि इससे उसी व्यक्ति का जो इस बीमारी से पीड़ित है, वह अपने को एक तरीके से ख़त्म ही कर देता है। जीते जी वो मरे के समान हो जाता है। ना तो वो अपनी नज़रों में सही रहता है, ना सामने वाले की नज़रों में सही रह पाता है। बस इसको कई लोग इस समय इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पागल तक घोषित कर देते हैं, पर एक्चुअल में पागल नहीं होता। चलिए समझते हैं और आगे क्या कहते हैं। क्यों कहा गया है आत्महत्या? क्योंकि संस्कार यह कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना सबसे बुरी बात है। मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। इस विषय को मैंने पिछली बार भी बताया था, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए, और यह सही भी है, परंतु कई बार यह समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ ख़त्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। कंपटीशन और राइवलरी यानी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी के बीच की रेखा बहुत ही पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। आप कब तक धार्मिक थे और कब सांप्रदायिक हो गए, आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे रहना और आत्ममुग्ध हो जाना, इनके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर है ज़रूर। तो उस बॉर्डरलाइन को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ना तो कॉन्फिडेंस के बिना काम चलना है और ना आत्ममुग्ध होकर के ही काम चलना है। तो उस बाउंड्री लाइन को ध्यान रखना है। उस रेखा को समझना और उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम समझें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और उसका हर किसी में यह क्वालिटी होना
बहुत ज़रूरी है। पर इससे पलट नार्सिज्म यानी आत्ममुग्धता उस व्यक्ति के लिए अपने लिए तो समस्या ही है, अपने लिए तो समस्या है ही, साथ ही साथ यह उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। आत्ममुग्धता का पहला लक्षण होता है कि उसको लगने लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं, या फिर ऐसा कि उसके आगे सब फेल हैं, वही सबसे आगे है और सब लोगों में से चुनने का अधिकार भी उसके पास ही है, वही सर्वोच्च है। यह स्थिति तब और ख़राब हो जाती है जब उसे लगने लगता है कि वही भगवान है, यानी कि गॉड कॉम्प्लेक्स से लगता है कि भगवान के बाद तो दूसरा नंबर उसी का है। इस समय उस व्यक्ति को गंभीर किस्म का नार्सिज्म है जिसे वह समझने में असमर्थ है। इसमें व्यक्ति दूसरे के साथ जो उसका व्यवहार रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि वो पहले तो उसको अपने काबू करने के लिए, काबू भी क्यों, कि उससे उसे खुशी मिलेगी, इस तरह का काबू कि उस व्यक्ति को महत्व देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर उसको मैं महत्व दूंगा तो मुझे खुशी मिल रही है। तो इस प्रकार से वह उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करता है और ये लव बॉम्बिंग करते करते कब वह इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वह उसको कुछ भी करने से रोक देता है। वो उसकी यह चाहत रहती है कि जो भी करे वह उससे पूछ कर ही करे। अगर वह उसके इतर कुछ भी करता है तो वह उस पर गंभीर से गंभीर आरोप तक लगा सकता है, जिससे कि वह व्यक्ति बिल्कुल असहाय सा हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं, और जब वह व्यक्ति उस भरोसे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, तब जो परिस्थिति उस व्यक्ति की होती है, ना उससे बोलते बनता है, ना कहते बनता है, ना करते बनता है, तो वह बहुत ही अजीब स्थिति में फंस जाता है वह व्यक्ति। तो इसीलिए हमें अपने साथी चुनते समय भी इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना है कि कहीं हमारा साथी इस बीमारी से तो प्रेरित नहीं है, यह बीमारी उसके पास तो नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति पहली दृष्टि में बहुत ही प्यारे, सुंदर, और ऐसा लगता है कि बस इस व्यक्ति के बिना तो अपना ज़िंदगी चलेगी ही नहीं, इतना तक कर डालते हैं वो लोग। तो यहाँ पर भी इस रेखा को आपको समझना है। तो है कुछ गाना सा एक इसमें बताया गया है जो इस नार्सिज्म को दिखाता है। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहाँ से उस जहाँ तक, मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। यह एक नार्सिज्म का उदाहरण है जो कि गाने के रूप में प्रचलित रहा है। इस प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। नार्सिसस एक्चुअली है क्या? इसका नाम नार्सिज्म पड़ा क्यों? तो जो मैंने पहले ही बता दिया आपको नार्सिसस, तो नार्सिसस क्या था? एक चरित्र था जिसके नाम पर ही इस समस्या का नाम रखा गया है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वह पहला व्यक्ति था जो इस बीमारी से जूझ रहा था या ग्रसित था। पहला मतलब जो हमारी जानकारी में, जो हमें पता चला कि हमारे हिसाब से जानकारी के अनुसार वह पहला व्यक्ति था, तो उसका नाम था नार्सिसस। और उसके नाम पर भी इस समस्या का नाम, इस बीमारी का नाम नार्सिज्म रख दिया गया। यह दो चरित्र के बीच है, जो संवाद दो चरित्र पहले आपको मैंने बताया, जैसे लव बॉम्बिंग वाला स्टाइल बताया था एक, तो एक दूसरा कि मैं नहीं तो कौन बे वाला स्टाइल, कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है,
सब फेल हैं। तो ये उस तरीके की स्टोरी है। इसमें क्या है, दो चरित्र हैं, एक है नार्सिसस और दूसरा है इको। ये कहानी आप ज़रूर सुनें। यह एक ग्रीक कथा है और उनमें एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में ओविड नाम के एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर के अंदर। उनका एक महाकाव्य है मेटामॉर्फोसिस, जो कि ईसा मसीह के दौर का काव्य है। उसके भाग 3 में यह कहानी आती है। इस कहानी में मोटे तौर पर यह बताया गया है कि जो नार्सिसस था वह बहुत खूबसूरत था। वह जैसे इंद्र की मेनका होती है, क्या कहते हैं उन्हें, मेनका कौन होती है, इंद्र की मेनका जो बीवी भी है, वैसे तो उनकी वाइफ भी होती है, अप्सराएं। तो वह किसी अप्सरा का पुत्र था। वह देवता और अप्सरा का पुत्र था। और तो वह नेचुरल सी बात है कि वो बहुत ही खूबसूरत था। वो तो ठीक है, वो खूबसूरत था, लेकिन इसमें एक गलती यह थी कि उसे पता था कि वह खूबसूरत है और वह दूसरे किसी और को अपने आगे कोई महत्व ही नहीं देता था। तो नार्सिसस बहुत खूबसूरत था और वह अपने लिए आने वाले हर प्रेम प्रस्ताव को धिक्कारते हुए अस्वीकार कर देता था। अंत में एक बार उसे इको करती है, उसको देख करके इको एकदम विचलित हो जाती है उसके लिए कि भाई यही है जो कुछ है। तो वह इको को भी धिक्कार देता है। तो इको चली जाती है एक देवी के पास और वो कहती है आपको तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे करके सबको धिक्कार रहा है। तो वो कहती है चलिए, आप जब अधिकता हो ही गई है तो इसको सबक सिखा ही दिया जाए। तो प्रकरण इस प्रकार बनता है कि एक बार नार्सिसस एक तालाब में जाता है और वहाँ वह अपनी छाया देख लेता है, अपना प्रतिबिंब देख लेता है, छाया नहीं प्रतिबिंब देख लेता है अपना, जो कि दर्पण की तरह एकदम साफ पानी था, जिसमें उसका एकदम साफ प्रतिबिंब दिख रहा था। और उसने पूरी ज़िंदगी में पहली बार अपने को देखा होता है और वह उसका दीवाना हो जाता है। उसे लगता है कि यह कोई और व्यक्ति है, उसे पता ही नहीं होता कि वो है उसका प्रतिबिंब है। तो वह उसके आगे बार बार प्रेम प्रस्ताव रखता है, पर वो तो प्रतिबिंब था, तो वहाँ से तो कोई जवाब आना नहीं था। तो बहुत बार प्रस्ताव रखने के बाद भी जब उसे लगता है कि यार ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो जैसा अक्सर वो सबके साथ किया करता था आज उसके साथ हो जाता है। वो पूरी तरीके से टूट जाता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है और कहता है जब मैं इसका हो नहीं सकता तो मेरी ज़िंदगी का क्या लाभ। और वहीं वो अपने जीवन का अंत कर लेता है। और उससे इको बड़ी खुश हो जाती है कि चलो इसको अपने किए का असर पड़ा, इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में सबको धिक्कारा था, सबको मना किया था, आज ये भी इसको भी कोई मना करने वाला हुआ, चाहे उसका प्रतिबिंब ही सही, चाहे उसका भ्रामक विचार ही सही, पर एट लास्ट वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके की कहानी है, आप पढ़िएगा, अच्छी है, सुन भी सकते हैं। और जब वह अपनी ज़िंदगी को कर देता है अलविदा, तो देखिए किस हद तक लोग चले जाते हैं। तो इस हद तक हमें नहीं जाना है, हमें धिक्कारना भी नहीं है, किसी को अपने को श्रेष्ठ भी नहीं समझना है, बीच का रास्ता निकालना है। अगर किसी का प्रपोज़ल आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको आराम से प्यार से समझा बुझा करके भी मना कर सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो अपने बारे में ही सोचता है, केवल दूसरे की कोई फीलिंग्स की केयर होती नहीं है और अपने को भगवान के दूसरे नंबर पर मानता है, तो गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो इसी बीमारी को कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यह कई तरह से हो सकती है, शारीरिक भी, बौद्धिक भी, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी। तो हेल्दी नार्सिसिज्म का उदाहरण, ये हेल्दी भी होता है। देखिए क्या क्या हमें पता चल रहा है। अब तक हम इसे बीमारी ले रहे थे, पर ये हेल्दी नार्सिसिज्म भी होता है एक। तो हेल्दी नार्सिसिज्म का उदाहरण है माँ के द्वारा अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ होने का एहसास कराना। देश को आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए माँ का भरसक प्रयास रहता है। बिल्कुल, मतलब हर माँ अपने बच्चे को सबसे ऊपर ही बनाना चाहती है, और उस समय भी उसके ऊपर, और वह देखती कि मेरा बच्चा ही सबसे अच्छा है। वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी एक नार्सिसिज्म तक ही पहुंच जाता है अपने बच्चे के प्रति। और बचपन तक तो ये सही रहता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप का तब भी उतना ही विश्वास अपने बच्चों के प्रति रहता है, तो कई बार धोखा खाने तक की स्थिति भी आ जाती है अपने बच्चों के द्वारा। तो बस वही पतली लाइन हमेशा याद रखनी है कि वो कहीं पर भी आपको ढूंढनी पड़ सकती है। तो आगे बढ़ते रहिए, लेकिन पतली लाइन, अपना बॉर्डर लाइन ध्यान रखिए। यदि आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ जी रहे हैं, भाई सब कुछ हो चुका है, अब लाइफ आगे बढ़ गई है, तब तक आपको पता नहीं था क्या कि इस तरह की भी कोई बीमारी होती है या इस तरीके का कोई व्यवहार होता है, नेचर होता है, तब तक नहीं पता था, लेकिन अब आपकी नॉलेज में आ गया है। तो करना क्या है उनके साथ भाई? तो उसका एक साधारण सा उपाय है। साधारण मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम वो वर्क कर जाता है। तो बताते हैं, यदि आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो अपने अंदर एक क्वालिटी लाएं जिससे आप दोनों मस्त जीवन व्यतीत करेंगे। तो वो है क्या? वो है तारीफ़ करने के तरीके। क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दवाई देनी है तो वो देनी है तारीफ़। वह तारीफ़ का बड़ा भूखा होता है। आप उसकी जितनी हो सके उतनी तारीफ़ किया करें। इसके बारे में एक इंग्लिश में फ्रेज़ भी दी गई है कि दे आर सकर्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वह खुश रहेंगे, उनकी प्रशंसा करते रहिए। इनके अंदर एक बात और होती है कि हमेशा लीडर बनना चाहते हैं। लीडर मतलब आगे रहना है तो लीडर ही बनना पड़ेगा फिर। तो वह इस तरह के व्यक्ति हैं। स्टेटस सिंबल इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा लीडर बनने की चाह रखते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि सारा काम इनसे ही पूछ के किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई किसी को बिगाड़ना हो तो उसे मुखिया बना दो। समझ रहे हैं अब बात? और अक्सर लोग इस तरीके के कार्य करते भी हैं। कई बार जीवंत उदाहरण भी आपके सामने आते रहते होंगे, पर उनको लगता है कि शायद वह ये कार्य सही कर रहे हैं, पर होता नहीं है। इस तरह का व्यवहार अगर आप किसी और के प्रति कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप उस तरफ ढलते चले जाते हैं। तो इससे आपको खुद भी बचना चाहिए। लेकिन मुखिया ही क्यों कहा गया है? क्योंकि मुखिया बनना एक आसान काम तो है नहीं, और उस बेचारे की चाहत है मुखिया बनना, वो चाहता है लीडर बनना। आपको पता है नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके मज़े ले लेते हैं, आप उसको मुखिया बना देते हैं। बना दें, चलिए ठीक है, लेकिन होता क्या है फिर वो पूरे काम कर नहीं पाता है, और उसके बाद फिर वो उस चीज़ से यदि समझदार होता है तो वह उस चीज़ से हाथ पीछे खींच लेता है और आगे के लिए लेसन ले लेता है कि भाई इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वह धीरे धीरे दूसरों के ऊपर विश्वास करने लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसकी इस बीमारी में सहायता मिलती है। लेकिन इसमें भी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप इसको इलाज के रूप में करना चाहते हैं तो आपको
उसका फिर उसके बाद मजाक नहीं बनाना है, उसका मजाक नहीं बनाना है। उसके बाद आप उसको सिखा दिया, आपने अच्छा किया, ठीक है, वो आगे से उस तरह के कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाना है। तो इस तरीके के ध्यान रखने हैं। और हो सके तो जितना उन्होंने उस कार्य को करने के लिए अपना श्रम किया है, अपनी मेहनत करी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके कुछ भी कर देते हैं। मेहनत होती है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, कार्य करने की लगन भी होती है, बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हैं वो लोग, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि उस चीज़ का उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो मेहनत पूरी करते हैं। उसकी उस मेहनत की उनको प्रशंसा की जाए और फिर आ गई प्रशंसा की बात, तो फिर वो खुश हो जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सेंसिटिव भी बहुत हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मजाक नहीं बनाना है, तो इससे ही प्रेरित है। देखिए, इससे लिंक हो गई वो चीज़ कि वह बहुत सेंसिटिव है, उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, जबकि कभी भी वह ये बात दिखाते नहीं हैं। इसलिए इनके साथ संबंध बनाने में यही ध्यान रखना है कि इनका मजाक नहीं बनाया जाए। बात पहले हो गई है, दोहराई गई है, क्योंकि पहले मैंने अपने मन से बोली थी, अब मैं थोड़ा सा जो मैंने लिखा हुआ उसको पढ़ रहा हूँ, तो रिपीट हो रही है बात, लेकिन है क्रम है, एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों के। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की एक और समस्या है, वह ये ऐसा समझते हैं कि वह सारे के सारे काम कर ही सकते हैं और सबसे अच्छा कर सकते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमेशा अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अपने को बहुत अच्छा समझते हैं कि हम तो हर तरीके से ऑलराउंडर हैं, हमसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। तो भाई इनको काम दे दो, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मना कर देंगे, और फिर मजाक हमने बनाना नहीं है, जितना इन्होंने कर दिया उतनी। देखिए, बीमारी है ये, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सहनशीलता रखनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार वो बार बार गलत कर रहा है, आप बार बार उसका प्रेरित ही कर रहे हो, फिर भी उसकी प्रशंसा ही कर रहे हो, तो भाई बीमारी है तो, और अपने साथ जी रहा है बंदा, अपनी लाइफ में, अपने समाज में, आप उसे भगा तो नहीं सकते ना, आप उसकी केयर ही कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप उसकी केयर करेंगे। मानवता है भाई, मानव है हम लोग, समाज में रहते हैं, तो मानवता का ध्यान दें और उसकी केयर करें। ये हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको आपकी होती है। और ये आपके बिना जी भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, फटाफट से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षण और उनके उपायों के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है सेल्फ इम्पोर्टेंस इन्फ्लेटेड गॉड कॉम्प्लेक्स, दूसरा है एम्पैथी, तीसरा है क्रिटिसिज्म, चौथा है गैस लाइटिंग। तो एक तो ये अपने को किसी गॉड से कम समझते नहीं हैं, दूसरा यह दूसरों की दिक्कतों और दुखों को भी नहीं समझ पाते हैं, तीसरा यह अपनी आलोचना सह नहीं पाते हैं, चौथा यह हमेशा दूसरों को गिल्ट फील कराने में लगे रहते हैं। तो मतलब पूरी तरह से ख़त्म है यार एकदम, लेकिन देखो है समाज का हिस्सा, लेकिन जीना भी है, तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को नार्सिसिस्ट बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय दिया गया है वह उसकी परवरिश के दौरान का समय दिया गया है। तो नार्सिसिस्ट बनने के कारणों में से एक कारण उसकी परवरिश को माना गया है, और इसके लिए जिम्मेवार होते हैं उसके पेरेंट्स। यह कब होता है, इसका कारण पेरेंट्स का व्यवहार क्यों होता है। जैसे हमें पता ही है कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, वह बहुत ही बुरी बात होती है। तो पेरेंट्स भी कई बार
बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, और वह भी बच्चे के गलत बातों पर। और भाई ऐसी भी ममता क्या यार, बच्चा गलत कर रहा है और आप उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हैं। क्या डॉन बनाना है क्या आगे? तो भाई होता ये डॉन बनाना नहीं होता, वो डॉन बन जाता है। उसे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो भी सही है और मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि पेरेंट्स के लिए कि जैसे ही उन्हें लगे कि उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वह उसे तुरंत टोकें, रोकें और उसके हर बात का ध्यान रखें। और दुखी ना हो यदि वो कभी हार जाए, कि इसको कहीं फेलियर का सामना करना पड़ जाए। दुखी ना हो, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाएं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, हार जीत होती रहती है, और जब उसे हारना आता होगा तभी वो ज़िंदगी जी पाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में सफलता तो हमेशा राजा को भी नहीं मिलती, वो भी कितनी बार हारता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर जीतता है। ज़िंदगी भर कभी आप अपने से जीतते हो, कभी हारते हो, ज़िंदगी भर चलते रहना है। क्योंकि क्रिया ये दी हुई है हमें कि भाई लगे रहो, तभी तो चलेगी दुनिया। ठीक है, तो भाई माता पिता का रोल तो आपको पता चल ही गया है। दूसरा कई बार इसमें रोल दे देता है सफलता का, कि व्यक्ति सफल हो गया, बच्चा सफल हो गया, कारण नहीं पता, हो गया बस। तो ऐसी सफलता जिसके लायक वह था नहीं पर उसे मिल गई, तो अब उसे लगने लगता है कि सफलता तो ऐसे ही मिल जाती है, और गलती से एक दो बार और मिल गई बिना कुछ किए, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो गई इस बंदे की। तो मतलब बल्ले बल्ले गया, बल्ले बल्ले वैसी वाली बल्ले बल्ले नहीं, बंदा तो गया। फिर वो सफलता को अपना अधिकार मानने लग जाता है, और जब नहीं मिलती तो वो इस बीमारी की तरफ अग्रसर होता चला जाता है, और उस सफलता को पाने के लिए अनेक तरीके के कार्यकलाप करता है, और धीरे धीरे वह इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो भाई सफलता भी मेहनत करने के बाद ही मिलनी चाहिए, और उसके उपरांत मिली हुई सफलता का ही आनंद होता है। तो एकदम से मिली हुई सफलता का स्वाद जल्दी चखें ना, और उसको बरकरार बनाए रखने के लिए कार्य करते रहें। इसके एक अन्य कारण में हार्मोन्स भी बताए जाते हैं, जिसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन होता है कि हार्मोन्स के कारण भी ऐसा कई बार होता है, कई बार वंशानुगत तक भी बताया गया है इस चीज़ को। पर इन चीज़ों पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, तो ये तो डॉक्टर से ही पता चलती है ये सारी बातें, मतलब डॉक्टर की कंसल्टेंसी वाली बात है। मैं तो जो बातें कर रहा हूँ भावनात्मक रूप और समाज के दौरान या मानवता के नाते की बातें कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल जो हमारे हाथ में है वो है पेरेंटिंग, बच्चों को अच्छा से अच्छा हम बना सकें, और इस पर हम लोग कार्य कर भी सकते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश में ख़ास ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अपना तो बनाते ही, लेकिन हमारे देश का नाम भी रोशन वही करते हैं, और बड़े स्तर में जाएं तो विश्व के लिए भी वही सोचते हैं, क्योंकि बाद में अधिकार तो उनके पास ही आने हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या सिखाना है? उन्हें रिजेक्शन सिखाना है, आपको कोई भी मना कर सकता है किसी भी काम के लिए, तो परेशान ना हो। आपको फेलियर सिखाना है, उनको फेलियर सिखाना है कि आप कभी भी फेल हो सकते हैं, उससे भी परेशान हो, उससे सीखें, कारण ढूंढें क्यों हुए फेल, फिर आगे काम करें। उन्हें विनम्रता सिखानी है कि अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस भावना से ग्रसित है या कुछ और कारणों से, तो उनके प्रति पूरी तरीके से विनम्र रहें, और अपने विरोधी पक्ष को सुनने की उन्हें ताकत देनी है। क्योंकि अगर जीना है तो बोलने के लिए केवल विरोधी ही सामने सबसे पहले आएंगे, आपका साथ देने वाले अक्सर शांत बैठे रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है।
चलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने को समझेंगे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कुछ हद तक कहीं ना कहीं हम भी इन सब चीज़ों के बिल्कुल करीब बैठे होंगे। अक्सर हम लोग अपना मूल्यांकन करते नहीं हैं, इसलिए गलतियां दूसरों के ऊपर दिखती हैं। लेकिन जब हम अपने को मूल्यांकन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम इस पतली रेखा के किस पार हैं, उस पार हैं कि इस पार हैं, या बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जा सकते हैं उस पार कभी भी। तो अपने पे नियंत्रण रखना है। शायद मैं अपनी बात को आपके पास आपको समझाने में कुछ हद तक सफल हो पाया हूँ, और यदि मैं सफल हो पाया हूँ तो ये मेरे लिए गर्व की बात रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी इतनी लंबी लंबी वीडियो सुन लेते हैं। चलिए फिर वही बात लास्ट में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो यदि 1% भी 0.1% भी कुछ भी अगर सीखने को मिलता हो तो उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। कोशिश मेरी यही रहती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी और विषय के साथ। जय हिंद, जय सिया राम।